Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. आज की बार में एक स्पेशल बात क्या है. आज इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था. वहाँ पे डच का शासन था. वो 1945 के अंदर आज़ाद हुआ था. मतलब कि हमसे 2 साल पहले आज़ाद हो गया था ये. और इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. हालांकि इंडोनेशिया के अंदर ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रामायण, महाभारत ऐसे चीज़ें हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है. और वहाँ पे एक फेमस क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है वो फटते रहते हैं. तो उनमें से जो फेमस है उसका नाम आपको बताना है. तो चलिए कल के क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करती हैं. ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इनमें से कौन है जिसने रिलीज़ किया है एक हैंडबुक गाइड, ताकि गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ को बताया जा सके कि उन्हें फ्रेम करनी है पॉलिसीज़ और नॉर्म्स, ताकि चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग नेटवर्क्स बनाए जा सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए. हमारे ऑप्शन हैं इसरो, नीति आयोग, BRO या फिर इनमें से कोई नहीं. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये नीति आयोग है. इसके बारे में देख लेते. इसे कौन कौन मिलकर एक साथ डेवलप करने वाला है, तो देख लीजिए. वो नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं. ये हैंडबुक है, ये प्रोवाइड करेगी एक सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच, ताकि अडोप्ट किया जा सके इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा. और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में मिलकर प्लानिंग करेंगे, ऑथराइजेशन करेंगे और एग्जीक्यूशन करेंगे कि कैसे हम जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप कर सकें. इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि इन्हेंस किया जा सके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटेट किया जा कंट्री के अंदर रैपिड ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए. फिर पहला क्वेश्चन है हमारा आज का. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो 75th जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी अनाउंसमेंट की है. और जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम डेली डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ डेली इनके अंदर इंक्लूड करेंगे, लेकिन आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं. तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा डे है जिसे डिक्लेयर किया गया है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे. किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा. हमारे ऑप्शन है 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर या फिर 14 अक्टूबर. आई होप सभी को पता ही होगा, बिकॉज 14 अगस्त को इंडिया और जो पाकिस्तान है वो अलग अलग हो गए थे. हालांकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बने थे, लेकिन बाद में जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाने गए. ये था 14 अगस्त. और इसी दिन जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है. इसे सेलिब्रेट करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में. इसके बारे में देख लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को ऑब्जर्व करने के लिए कहा है. इसके दो नाम दिए गए हैं. पहला तो है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे और दूसरा क्या है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस. इनमें से कोई भी नाम अगर आपको दिया जाए तो वो आप आंसर समझ सकते हैं कि सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ये. और ये क्यों किया जाता है? बिकॉज जो मेमोरीज़ हैं उनको याद किया जा सके कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है और उनके इतने सारे त्याग दिए, सेक्रीफाइस किए हैं. काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई थी 1945 के अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रेन के अंदर कैसे भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे हुए हैं. और ऐसे ही सबसे डरावना मंजर तब था जब रेलगाड़ी लाशों से भरी हुई आई थी. इस डे का एम है ताकि इंस्पायर किया जा सके और एलिमिनेट किया जा सके जो पॉइजन है, जो जहर हमारे अंदर भरा होता है. जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एमनेस्टी करते हैं और इल विल्स हैं लोगों की, उसको हटाया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके. हमारी यूनिटी को, सोशल हार्मनी बनाई जा सके कंट्री के अंदर, और ह्यूमन के अंदर सेंसिटिविटी है उसको लाया जा सके. पाकिस्तान इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है, ये मैंने बताया आपको. फिर अगला क्वेश्चन कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में. हमें बताना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में. स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे जो जोग्राफिकल रीजन होता है वहाँ जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो ज़्यादा लिबरल होते हैं. इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जा रहा है ये. जब डोमेस्टिक लॉज और इनको कंपेयर किया जाता है तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ पे लॉज हैं वो ज़्यादा लिबरल होते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री फ्रेंडली होते हैं. फिर दूसरी स्टेटमेंट है एशिया का पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था वो कांडला गुजरात 1965 के अंदर बनाया गया था. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 100 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव के लिए. ये भी 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई है. ये इनिशिएटिव है वो क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए, और साथ ही साथ ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी की जाएगी उसकी.
इसे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि गतिशक्ति नेशनल प्लान है वो जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। जब अनाउंस किया जाएगा तब हम इसके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नोट किया है कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो इंक्रीज़ करें, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एक्सपोर्ट सेक्टर है दोनों को ही इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हर प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर जो बिके ग्लोबली उसे इंडिया के साथ में अटैच होना चाहिए। जिस तरह की जो टैग होता है मेड इन इंडिया, उसी तरह से एम्बेसडर ऑफ फॉर इंडिया बनाया जाना चाहिए। इसके अंदर फोकस एरिया इस इनिशिएटिव की क्या है, इसके अंदर गति शक्ति प्लान है वो हेल्प करेगा हमें, ग्लोबल प्रोफाइल है हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर्स का उनको इम्प्रूव किया जाएगा। जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको हेल्प मिलेगी कि वो compete कर पाएँ उनके काउंटर पार्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर से। ये इंक्रीज़ करेगा कि इसके अंदर जो नए इकोनॉमिक जोन है फ्यूचर के अंदर वो बनाए जाएंगे। इंडिया के पास भी स्पेसिफिक लॉज हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, जिसके अंदर कवर करता है काफ़ी टाइप के जोन है, जैसे कि फ्री ट्रेड जोन है, फ्री जोन्स हैं, या फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं, या फिर फ्री पार्ट्स हैं, फ्री पोर्ट्स हैं, अर्बन इंटरप्राइज जोन है। इस तरह के जोन है उन्हें बनाया जाता है ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश के अंदर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेरिटरी है वो टिपिकली ड्यूटी फ्री होती है, जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस और कमर्शियल लॉज हैं वो और भी ज़्यादा लिबरल होते हैं, और उसके लिए इसके अंदर क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ताकि बेटर इंक्रीज़ किया जा सके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाना 2000 के अंदर। इसके अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई थी, उसी के साथ में इसे बनाया गया था ताकि रिड्रेस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है वो पास हुआ था 2005 के अंदर, जो कि 2006 के अंदर फोर्स में आया था। करंटली इंडिया के अंदर 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसके अंदर 265 हैं वो अभी काम कर रहे हैं। हमारे देश के 64% जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो 5 स्टेट्स के अंदर हैं, जो कि हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल स्पेसिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस, या फिर इन शॉर्ट सागो बुला सकते हैं हम इसे रिसेंटली बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है हमें ये बताना है। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज ये WHO के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है एक नया एडवाइजरी ग्रुप जिसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस, या फिर शैगो। इसके फंक्शन से सैगो की वो हेल्प करेंगे सिस्टमेटिकल स्टडी करने के लिए एमरजेंसी, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी जो नया पैथोजन है जिसकी वजह से पेंडेमिक क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से हो सकता है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी इसके अंदर। और ये एडवाइस देगा डेवलपमेंट करने के लिए WHO को, ताकि इसके बारे में पहले से ही प्लान्स हैं वो तैयार की जा सकें। WHO ने इसके लिए ओपन कॉल की है कि इसके अंदर कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है सैगो में आने के लिए मेंबर कंट्रीज़ के अंदर से। इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन, ताकि साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है वो अपना काम कर सकें, और ये काम करेगा ताकि फाइंड किया जा सके जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके बारे में पता लगाया जा सके, और वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था उसके बारे में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिगो। ये इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक चिप बनाया गया है। ये रिसेंटली किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये बताना हमें। ICMR के द्वारा, नायब के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये नायब के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिगो के अंदर ये अलग अलग कैटल ब्रीड्स दी गई हैं, कहाँ पे हैं ये बताया गया है। इनका कंजर्वेशन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह इन्होंने रिलीज़ किया है इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक चिप, जिसे इंडिगो नाम दिया गया है, ताकि कंजर्व किया जा सके इंडिया के अंदर जो प्योर वैरायटीज़ हैं इंडिजिनस कैटल की ब्रीड की, जैसे कि गिर है, कंकरज है, या फिर साहिवाल है, या फिर ओंगोल है, इनके बारे में। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, इसे बनाया गया है हैदराबाद बेस्ड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे इन शॉर्ट नायाब बुलाते हैं हम। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर ये जो चिप है ये हेल्प करेगी ताकि हम जो हमारा गोल रखा गया है कंजर्वेशन करने के लिए हमारी अपनी खुद की ब्रीड को बेटर कैरेक्टर्स के साथ में, और हेल्प करेगी। इसके साथ साथ ये हमारे जो फार्मर्स को की इनकम को डबल करने का टारगेट रखा गया है 2022 तक, उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी इसके अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब रिसेंटली ओपन हुआ है। कहाँ ओपन हुआ है ये बताना है।
दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, केरला। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये केरला के अंदर हुआ है। इंडिया का पहला फोरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर ये केरला के अंदर बना है। चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के? पिनारी विजयम, इन्होंने इसे इनोग्रेट किया है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगा, ड्रोन फोरेंसिक लेबोरेटरी। इसके अंदर जो केरला स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का साइबर डोम है, ये उसके अंदर काम करेगा। साइबर डोम क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर होता है, केरला पुलिस के अंदर काम करता है। ये सेंटर है, ये हेल्प करता है ताकि हम देख सकें अनऑथोराइज ड्रोन्स को और उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है ड्रोन्स का, उसके बारे में पुलिस फोर्स है उनको यूज़ के लिए इसके बारे में डिटेल्स हैं वो रखी जाती हैं। ये लैब कम रिसर्च सेंटर है जो कि ध्यान रखता है यूटिलिटी और थ्रेट्स दोनों के बारे में, ड्रोन की पता लगाता है ये कि उसकी वजह से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकता है। पुलिस है उसने दावा बोला है बहुत ही अच्छे तरीके से। न्यू फील्ड हैं जो ड्रोन फोरेंसिक की, उसके अंदर सबसे पहले निकल कर आए हैं। अगर हम रिसेंटली हुई एक घटना को एनालाइज करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा ब्रोड डाउन किया गया है एक जो ड्रोन था, उसको गिराया गया, मार गिराया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर जो कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, वहाँ पे ये अटैक देखने को मिला था। इसकी वजह से 0 कैजुअलिटीज़ हुई, कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं हुई किसी भी इलीगल ऑपरेटर की वजह से, क्योंकि हमारा BSF ने संभाल लिया उसे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस भी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताना है। जो हमारे टोटल हाइड्रोजन डिमांड है इंडिया की, वो 6.7 मिलियन टन है करंटली, जो कि 2029-30 तक आइडिया लगाया जा रहा है कि वो बढ़कर 11.7 मिलियन टन हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है हमारी, इंडिया करंटली 85% इसकी जो ऑयल की डिमांड है उसका और 53% गैस की डिमांड का बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये भी 15 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया है रेड फोर्ट से। ये मिशन है, इसके अंदर अनाउंस किया है कि हमारा जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसको बनाया जाएगा, ताकि जो हमारा हर साल हम 12 ट्रिलियन एनुअल जो स्पेंड करते हैं हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। इस मिशन के अंदर हमें इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में। इंडिया के अंदर कंसिडर किया जा रहा है कि मैंडेटरी किया जाए फर्टिलाइजर प्लांट्स के अंदर और ऑयल रिफाइनरी के अंदर कि वो बाय करें ग्रीन हाइड्रोजन को उनके प्लांट के अंदर, ताकि जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उसको कम किया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये कैसे प्रोडक्ट्स होती है? जब पानी को हम तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से अलग अलग करते हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोलाइज़र की हेल्प से, जिससे पावर मिलती है। एनर्जी सोर्स जो कि रिन्यूएबल है उनकी हेल्प से, जैसे कि विंड है, सोलर है, न्यूक्लियर है, इनके हिसाब से हम अगर उसे यूज़ करते हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। इसके अंदर इसका सीधा सीधा मतलब कि है इसके अंदर कोई भी एमिशन नहीं होना चाहिए ग्रीन हाउस का, तब उसे ग्रीन हाइड्रोजन बुलाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशन को फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए और पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। ये सिमिलर है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के हिसाब से, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कंपनीज़ को फिक्स्ड अमाउंट को रिन्यूएबल एनर्जी की, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। अब हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन एक कलरलेस ओडरलेस गैस है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। इसे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जब केमिकल्स की, उसके अंदर यूज़ किया जाता है, स्टील के अंदर, अमोनिया फर्टिलाइजर्स के अंदर और साथ ही साथ एरोस्पेस एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है 2 मेथड्स के थ्रू। मेथड हैं जिनके थ्रू इसे अलग अलग किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? गैसिफिकेशन ऑफ कोल और दूसरा है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन है ये इसके अंदर नेचुरल गैस है वो कैसे निकाल दी जाती है? स्टीम के साथ में और हीट की जाती है स्टीम के साथ में और प्रोड्यूस की जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन, और इन्हें यूज़ किया जाता है एक फ्यूल के रूप में। हालांकि ये मेथड है ये कार्बन फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज इसके अंदर वास्ट एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज का। हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस की जाती है इस मेथड के हिसाब से तो उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन है वो बिना किसी एमिशन के बनाई जाती है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ब्राउन जो हाइड्रोजन है वो किसे कहते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को, इनमें से कौन सी करेक्ट है हमें बताना है। प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हुआ है 2019 के हिसाब से 2.3%। प्रेजेंटली
इंडिया ने अचीव किया है अपना जो 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया था रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर, वो अपने टारगेट समय से पहले ही अचीव कर लिया गया है। इंडिया तीसरा बड़ा कंज्यूमर बन गया है चाइना और यूएसए के बाद में। ग्लोबल शेयर देखें तो 5.8 ये एनर्जी कंजप्शन की बात की जा रही है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। इसके बारे में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये 15 अगस्त को अनाउंस किया है कि टारगेट है हमारा अचीव करने का, हम कि एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेंगे हम 2047 तक, जब हमारी देश की 100वीं इंडिपेंडेंस की सालगिरह मनाई जाएगी। इंडिया का टारगेट है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का। इसके अंदर मिक्स की जाएगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाई जाएगी और मिक्सिंग की जाएगी इथेनॉल की पेट्रोल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया हमारे टारगेट को कि हम हब बनेंगे हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर रोड मैप रखा गया है, उसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? इंक्रीज़ किया जाएगा नेचुरल गैस का इकोनॉमी के अंदर, फिर सेट किया जाएगा सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस को नेटवर्क बनाया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, और 20% ब्लेंडिंग की जाएगी इथेनॉल की पेट्रोल के अंदर, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। एनर्जी पॉलिसी इंडिया के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या किया गया है? इसके अंदर एक्सपेंड किया गया है एनर्जी डेफिसिट को और इंक्रीज़ किया जाएगा इसका फोकस, ताकि डेवलप किया जा सके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो इंडिया ने एनर्जी सफिशेंसी, सेल्फ सफिशेंसी के अंदर 63% टारगेट को अटेन कर लिया है। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो हमने इंपोर्ट किया है 205.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट्स, और 26.3 मिलियन टन एलएनजी मंगवाई है, और साथ ही साथ 141.7 मिलियन टन कोल मंगवाया है, जो कि टोटल 46.13% बनता है हमारा प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन का। इंडिया है वो लार्जली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट्स के ऊपर, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की जो डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। अगर हम एक रिपोर्ट के देखें तो उसको इसके अंदर बताया गया है कि एनर्जी डिपेंडेंस है इंडिया की वो बढ़ने वाली है उसके इंपोर्ट के ऊपर 53% तक 2030 तक के बारे में बताया गया है। इसके बारे में ये एस्टिमेट लगाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? NFHS4 रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसकी रिपोर्ट है वो आई है अभी, उसका 4th एडिशन आया, तो उसके बारे में मैं बताना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड दुनिया में से सबसे ज़्यादा जो बर्डन है आयरन डिफिशिएंसी का और एनीमिया का वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। 59% जो इसकी चिल्ड्रंस हैं और 50% जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो एनीमिक हैं, मतलब कि उनके अंदर एनीमिया पाया जाता है। चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर जो टोटल डिजीज़ बर्डन है, मतलब कि जो टोटल डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर 15% अकेला चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन आता है। इनसे कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देखते हैं। 75th इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि राइस प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी कौन से? जिनको फोर्टिफाइड किया जा सके, जिनको फोर्टिफाइड किया गया। फोर्टिफाइड का मतलब इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड किया जाएगा वेरियस स्कीम के थ्रू। ये डिसीजन लिया गया है ताकि एड्रेस किया जा सके माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को इंडिया के अंदर। काफ़ी ये डिसीजन लिया गया है किसको देखते हुए? ताकि माल न्यूट्रिशन और जो एसेंशियल न्यूट्रल्स की जिनकी ज़रूरत होती है उनकी कमी देखने को मिल रही है पुअर वुमेंस के अंदर और पुअर चिल्ड्रंस के अंदर, जो कि हमारे जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हर्डल है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी फोर्टिफाइड राइस न्यूट्रिशन के साथ में, ताकि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एक मेजर थ्रेट है हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है चिल्ड्रन की उसके अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी या फिर हंगर हिडन इसका दूसरा नाम है। इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, तो उसे फोकस करने की ज़रूरत ज़रूर से है हमें। इस अनाउंसमेंट के साथ से इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है 3 लाख टन राइस काफ़ी सारी स्कीम्स के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जिसे NFSA बुलाते हैं, जो कि 2013 का है। फूड फोर्टिफिकेशन एक सिंपलेस्ट सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एड्रेस किया जा सकता है चैलेंजेस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अप्रोच है। इसके अंदर हेल्प मिलती है हमें कि हम इजीली रीच कर सकते हैं एक वाइडर वल्नरेबल पॉपुलेशन को, ताकि फूड डिलीवरी सिस्टम है उसके थ्रू हम उन तक ये पहुंचा सकें। राइस ही इसके बारे में क्यों लिया, राइस को ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? बिकॉज राइस है वो हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लिया जाता है
फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स के अंदर इसे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, मिड डे मील स्कीम्स हैं। और साथ ही साथ जो राइस है वो पोटेंशियल है कि उसकी रीच है कितने 1 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन की रीच है, जिसके अंदर ज़्यादातर वुमेंस एंड चिल्ड्रन शामिल हैं। फिर अगला क्वेश्चन इन स्टेटमेंट को बारे में बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सैनिक स्कूल्स के बारे में। सैनिक स्कूल्स है उनको बनाया गया था V.K. कृष्ण मेनन के द्वारा 1961 के अंदर, जब ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फिर अगली स्टेटमेंट है, गर्ल्स हैं उनको पहली बार अलाउ किया गया था सैनिक स्कूल्स ऑफ मेघालय के अंदर। ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। सैनिक स्कूल्स जो सिस्टम है वो बनाया जाता है और मैनेज किया जाता है सैनिक स्कूल सोसाइटीज़ के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये मेघालय नहीं, यहाँ पे मिजोरम आएगा। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस दिन सैनिक स्कूलों को खोल दिया है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, जिनको सबसे पहले किस में अलाउंस किया गया था? सबसे पहले अलाउ किया गया था 2.5 साल पहले सैनिक स्कूल ऑफ मिजोरम के अंदर। सैनिक स्कूल है उनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? ताकि जो क्लास इम्बैलेंस है और रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो अपने ऑफिसर कैडर के हैं इंडियन मिलिट्री के अंदर, उनको इक्वलाइट किया जा सके, उनके अंदर रेटिफाई किया जा सके इन प्रॉब्लम्स को। और ये ओपन किए गए हैं स्टूडेंट्स को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो आगे जाके एंटर कर सकें नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA और इंडियन नेवल अकेडमी INA के अंदर। अब तक अगर बात करें तो टोटल 33 स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जबकि 100 हैं, 100 से भी ज़्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो सैनिक स्कूल्स को के एसोसिएशन को रन करती है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो प्रोवाइड करवाती है फंडिंग और सर्विंग ऑफिसर्स प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ को। सैनिक स्कूल्स हैं वो CBSE प्लस का कैरिकुलम फॉलो करते हैं, ताकि इन्हें बाद में जाकर NDA और INA के अंदर इंक्लूड किया जा सके। और आपको पता है कि ये क्यों अनाउंसमेंट की गई है, ओपन क्यों किए गए हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं वुमेंस के, गर्ल्स के, कि वो भी इसके अंदर पढ़ना चाहती हैं, इस वजह से अनाउंस किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? किसके बारे में? आसाम कैटल प्रिवेंशन बिल के बारे में, 2021 का ये लाया गया है अभी। इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई इसका वोलेशन करता है, अगर गिल्टी पाया जाता है, तो उसे 4 साल की मिनिमम और मैक्सिमम 8 साल की जेल हो सकती है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ये रिपील करेगा आसाम कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1950 को। इस बिल को पास किया गया है, इसका एम रखा गया है ताकि रेगुलेट किया जा सके स्लॉटर को, कंजप्शन को और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल को। ये बिल प्रोहिबिट करता है सेल और परचेज की बीफ के उस एरिया के अंदर जहाँ पे नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी रहती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है A, क्योंकि यहाँ पे ये 4 साल नहीं बल्कि 3 साल आएगा और इसे बढ़ाकर 8 साल तक कर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो जुर्माना लगाया जाएगा वो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक। और अगर कोई भी जो वायलेटर है वो दोबारा गिल्टी पाया जाता है तो इन दोनों को ही बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि इनको डबल कर दिया जाएगा। इट मीन्स 3 साल का 6 साल बन जाएगा और 8 साल का 16 साल बन जाएगा। और जो 3 लाख पेनल्टी लगाई जा रही है वो 6 लाख की बन जाएगी, और जो एक्सपेंडेड है मतलब कि 5 लाख तक बढ़ सकती है, उसे 10 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली आसाम ने पास किया है आसाम कैटल प्रिवेंशन बिल 2021। ये प्रोहिबिट करता है सेल और परचेज किसके रेडियस के अंदर? एक टेम्पल या फिर एक सतारा के अंदर, जो कि वैष्णव मठ कहलाते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। इनके रेडियस की, इसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी सेल और परचेज नहीं की जाएगी बीफ की। जो स्टेट है वो प्रोहिबिट करता है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल को आसाम के अंदर और बाहर ले जाने की बात की जा रही है बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के, मतलब कि इलीगल ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके अंदर मेन फोकस दिया जा रहा है जो बांग्लादेश से स्मगलिंग होती है कैटल की, उनके बारे में। ये सज़ा के बारे में ये मैंने आपको बताई दी है। और इसके अंदर छूट भी दी गई है, जब रिलीजियस ओकेशन है उस टाइम पे इनको छूट मिल रही है। इसके अंदर उस टाइम पे काव, हेफर और काल्फ, इनको छोड़कर बाकी सभी का स्लॉटर किया जा सकता है। जो कैटल स्लॉटर है वो हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? बिकॉज कैटल है हमारे देश के अंदर वो देखी जाती है, एक ट्रेडिशनल स्टेटस मिला, उसे रिस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। और जो हिंदुज़म, जैनिज़्म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म और जोरास्ट्रियंस हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस वजह से कंट्रोवर्सी में आ जाता है। दूसरी तरफ इसे कंसिडर किया जाता है मीट के सोर्स के रूप में, किसके द्वारा? मुस्लिम्स के द्वारा, क्रिश्चियंस के द्वारा, और जो नॉन धार्मिक रिलीजन के हैं जैसे कि एमिनेंट्स हैं या फिर
नॉन इंडियन जोरास्ट्रियंस हैं वो इसे एक मीट के सोर्स के रूप में देखते हैं। लीगलाइजेशन अगेंस्ट कैटल स्लॉटर, ये कहाँ पे है, ये कौन कौन से स्टेट के अंदर है? केरला, गोवा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है तपस? हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उस वीडियो आप अपनी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।